हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 6 जनवरी 2026 की जो करंट अफेयर है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हाल में ही एक ड्रग है जिसको ट्रीटमेंट के लिए डाला है, जिस जो बीमारी का नाम क्या है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक बीमारी है जो एक ब्लड की बीमारी है और उसके लिए उन्होंने एक ड्रग को अप्रूव किया है। उसका नाम क्या है? तो उस ड्रग का नाम है मीटा पावेट जो है उसका नाम है। अब क्वेश्चन ये है कि जो एफडीए है उन्होंने एक अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया, आपको ये याद रखना है कि जो हमारी आरबीसी है उनके अंदर एक दो तरह के वो अल्फ़ा एंड बीटा चेन पाई जाती हैं। उसकी वजह से जो थैलेसीमिया से पीड़ित जो वयस्क हैं उनमें खून एनीमिया, एनीमिया का मतलब है खून की कमी होती है। तो उनके लिए एक दवाई की खोज की है, ओरल ड्रग, ओरल मतलब जो मुंह से लेते हैं वो दवाई। दवाई का नाम है मीटापावेट है। अगर हम बात करें ब्रांड जो आएगा इसका, इसके जो बीमा जो किस नाम से बाजार में उतरेगा, तो ये एविज़म है, उसके नाम से उतरेगा। तो अब है क्या, थैलेसीमिया रोगियों को रक्त चढ़ाने पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब पहले क्या होता है, उनका जिस पेशेंट को अब थैलेसीमिया होता है उसका बार बार ब्लड चेंज किया जाता है। अब क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, आपको नई दवाइयों पर निर्भरता कम होगी। और इसकी वजह से, और ये क्या करेगा, एक हमारे ब्लड के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पाइरुवेट काइनेज नाम का एंजाइम है। अब वो सक्रिय हो जाएगा जिससे क्या होगी, आरबीसी की ऊर्जा बढ़ती है और लंबे समय तक जो आपकी आरबीसी है वो रहेगी। अब क्वेश्चन ये है, थैलेसीमिया है क्या? तो थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो माँ बाप से बच्चों में जाता है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होती रहती है और ये क्या करता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन को नहीं बनने देता। अब अगर हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में नहीं बनेगा तो हमारी आरबीसी नहीं बनेगी। तो इसकी वजह से क्या होंगे, जो हमारी आरबीसी हैं उनके अंदर जो एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुँचाता है वो भी नहीं बनेगा। तो रोग का परिणाम क्या है, थैलेसीमिया एक के कारण व्यक्ति को एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है। और इसके लक्षण क्या है, थकान और कमजोरी होगी, त्वचा का पीला पड़ना होगा और बच्चों में विकास का धीमा होना इसका मेन जो साइड इफेक्ट है। उसके बाद है, हाल में ही जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके हाल में ही नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, उनका नाम है हरपाल सिंह को नया डायरेक्टर बनाया गया है। तो अब लेफ्टिनेंट जो जनरल हैं हरपाल सिंह, उनको सीमा संगठन जो सड़क संगठन है उनके 29वें डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। उन्होंने किनकी जगह ली है, जनरल रघु श्रीनिवासन की उन्होंने जगह ली है। अब क्वेश्चन ये है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। ये 7 मई 1960 को उसका स्थापना हुई है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। काम क्या है इसका, जो भी भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहाँ सड़कें हैं, सुरंगें हैं, पुल हैं का निर्माण व रखरखाव, जो अगर वो बाई चांस ख़राब हो गए हैं उनको ठीक करना, ये सारा काम यही करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे जो मित्र पड़ोसी देश हैं जैसे कि भूटान है, नेपाल है, में जो सड़कों का नेटवर्क का विकास है, ये सारी की सारी जितनी भी स्ट्रैटेजिक और सिविल दोनों प्रकार की परियोजनाओं का संभालना इनका मेन मोटो होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि पूछा गया है कि हाल में ही जो 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो की जो चैंपियनशिप है वो किसने जीती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक ने अपने नाम की है। अब कर्नाटक में हाल में ही जो सुर्खियों में रही हैं बातें, जैसे कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में 5 विद्यालयों में एआई लैब मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैबोरेटरी का शुभारंभ किया है। कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण संपत्तियों को डिजिटल रूप के लिए ई स्वाथु 2.0 प्रणाली लॉन्च की है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में, तो कर्नाटक के शहर बेंगलुरु सबसे ऊपर रहा है। कर्नाटक में पहली बार एक नई मकड़ी की प्रजाति देखी गई है जिसका नाम है पिलाया मेलानुडू के नाम की खोज की गई है। और कर्नाटक के प्रसिद्ध अभिनेता जो रविंद्र कोरोसेद्रू को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चुना गया है। कर्नाटक भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मैंचुरल लीव पॉलिसी को उन्होंने लागू किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही पश्चिम बंगाल की जो पहली मुख्य जो सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका जो राइट आंसर है नंदिनी चक्रवर्ती को उन्होंने नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो हाल में ही अपॉइंटमेंट हुई है, ये सिंगल है, सिंगल। तो अजय सिंघल जो है हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एम वेंकैया नायडू अटल स्मृति न्याय के अध्यक्ष बने हैं। पुरीत सिंह बैडमिंटन जो फेडरेशन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन बनी है।
और अगर हम बात करें सलीम अहमद है रेल विकास निगम लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। अगर पी जो कानगो है वो आईआईएफएल फाइनेंस के चेयरमैन हैं। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ। साई जागव जो हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली जो पहली महिला अधिकारी हैं। राजीव रंजन एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला सरकारी एआई आधारित जो क्लिनिक कहाँ खोला गया, मतलब फर्स्ट गवर्नमेंट एआई बेस्ड क्लिनिक आर ओपन इन, तो उसका जो राइट आंसर है वो ग्रेटर नोएडा के अंदर खोला गया है। तो ये ग्रेटर नोएडा में भी कहाँ खोला गया है, ग्रेटर नोएडा का जो सरकारी आयुर्वेद विज्ञान संस्थान है ग्रेटर नोएडा में। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, पहली बार कोई एआई क्लिनिक का उद्घाटन किया है। स्थान ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में। और क्या किया गया है इसके अंदर, इसमें जो मेडिकल इनोवेशन सेंटर के अंतर्गत ये शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है, जितने भी एआई उपकरणों की वजह से जो चिकित्सा है प्रक्रियाओं को तेज और अधिक सटीक बनाना है और जो मरीज के उपचार में लगने वाले समय को कम करना इसका काम रहेगा। ये क्या करेगा, ये डायग्नोस्टिक के साथ साथ क्लिनिकल निर्णय में भी एआई का सहारा लेने को यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद एआई से संबंधित कुछ और करंट अफेयर अगर बात करें हम अल्बानिया की, दुनिया का पहला देश बना है जिसका एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की गई है। आसाम में भारत का पहला क्षेत्रीय भाषा एआई न्यूज़ एंकर अंकिता लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एआरसी इंस्टीट्यूट यूएसओ ने दोनों ने मिलकर दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम तैयार किया है। दिल्ली सरकार ने पहला जो शहर है जो एआई इनोवेशन इंजन एआई जो ग्राइंड शुरू किया है। आईआईटी दिल्ली के वह शोधकर्ता जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट के नाम पर एक एआई प्रयोगशाला सहायक प्रणाली विकसित की है। अगला क्वेश्चन है कि महिला हॉकी टीम के जो नए हेड कोच हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है शोर्ड मारिन जो है वो नए कोच बने हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है, दो शोर्ड मारिन नीदरलैंड से हैं, वो पूर्व हॉकी खिलाड़ी भी रह चुके हैं। उन्हें हेड कोच हरिंदर सिंह की जगह ली है। उनका ये दूसरा कार्यकाल है बतौर हेड कोच भारतीय महिला हॉकी टीम का। इससे पहले वो 2017 से 2021 के बीच में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच भी रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने चौथा स्थान हासिल किया है, जो भारतीय महिला टीम के एक ऐतिहासिक और में से एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से एक है इतिहास में से। उसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की खेल जगत से, तो अगर हम बात करें विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 कोनरू हम्पी और एरिगैसी जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला स्मृति मंदाना है। 87वीं जो सीनियर जो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप सूर्या तामीर एकल खिताब। अगर हम बात करें ग्लोबल चेस लीग 2025 विजेता आर प्रज्ञानंद अनीश गिरी। आईजीयू 124वीं एमेच्योर चैंपियनशिप विजेता सुखमन सिंह है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 पहली बार विजेता है झारखंड। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2025 शेफाली वर्मा ने अपने नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हाल में ही हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम अपने स्पोर्ट पॉलिसी लागू की है, तो उसका जो राइट आंसर है हाँ ये हाल में ही यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है, तो ये लद्दाख में हुई है। तो लद्दाख में ऐसा क्या हुआ है, तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं गोविंद गुप्ता ने लद्दाख में स्पोर्ट पॉलिसी 2025 लॉन्च की है। यह पहली स्पोर्ट पॉलिसी है जो पॉलिसी क्या करेगी, खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देगी, अवार्ड देगी और इंसेंटिव देने का प्रावधान किया है। यह पॉलिसी लद्दाख जो स्पोर्ट काउंसिलिंग के लिए एक अनिवार्य दिशा निर्देश के रूप में मानी जा रही है। और अगर हम बात करें काउंसिलिंग खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग सपोर्ट उपलब्ध कराने में भी ये कहीं ना कहीं मदद करेगा। अगर हम बात करें लद्दाख के बारे में, लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है। वो जो उपराज्यपाल हैं गोविंदर गुप्ता हैं। और ये कब यूटी बना है, 31 अक्टूबर 2019। और किसके अधिनियम के अंदर, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अगर हम बात करें झीलों की, तो पांगोंग तासो और तासो मोरारी और तासो कार है। और अगर हम पासिस की बात करें, खरदुंगाला, चंगला, जोजिला, बरार लाचाला और फातूला। और अगर हम जीआई टैग की बात करें, लद्दाख पश्मीना, लद्दाख कुमनी और लद्दाख लकड़ी की निकाशी और लद्दाख की बुनाई को हाल में ही जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि किस राज्य में पहली बार
अत्यंत दुर्लभ जो है चंदन तेंदुआ मिला है, मतलब सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया है। तो उसका जो राइट आंसर है ये कर्नाटक में देखा गया है। उसके बाद अब हुआ क्या है, कर्नाटक में भी कहाँ देखा गया है, कर्नाटक के विजयनगर में जिले में पहली बार ये दुर्लभ तेंदुआ देखा गया है। रिकॉर्ड किसने किया है, यह रिकॉर्ड किया है संजय गोभी और हेलोमैथी नेचर फाउंडेशन द्वारा ये किया गया है। ये दूसरी बार हुआ है जब ये तेंदुआ भारत में देखा गया है। पहली बार ये 2011 में राजस्थान में देखा गया था। इसका की विशेषता क्या है, यह तेंदुए का जो रंग है स्ट्रॉबेरी या चंदन जैसी सुनहरी आभा वाला होता है और इसलिए इसको स्ट्रॉबेरी लेपर्ड भी बोला जाता है। अगर बात करें दुर्लभता की तो दुनिया का एक ऐसा तेंदुआ बहुत ही कम देखे गए हैं। यह तेंदुए केवल दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया में दर्ज होते हैं। अगर क्वेश्चन जो है वाइल्ड लाइफ से है, असम के अंदर हाल में ही काकाकोई रिजर्व फॉरेस्ट में पहली बार क्लाउडी लेपर्ड देखा गया है। तमिलनाडु में जो लाल गर्दन का जो फेलरोप है वो देखा गया है। बारबाडोसा के अंदर जो दुनिया का सबसे छोटा सांप जो है बारबाडोसा थ्रेड स्नेक देखा गया है, मतलब धागे जैसा है। दुनिया का अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका में 30 वर्ष के बाद कैप पोल्चर देखे गए हैं। उड़ीसा में पहली बार दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की उड़ीसा में शुरू की गई है। अगर हम बात करें सिक्किम के, भारत में पहली बार जो है सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्लभ जो तबितिन ब्राउन भालू है उसको पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि हाल में ही कहाँ पर सड़कें जो सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया गया है। तो उसमें नई दिल्ली में दिल्ली के अंदर ये किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इसमें क्या फ़ायदा है हमारा, तो दिल्ली जो लोक निर्माण विभाग है PWD ने सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। QR स्कैन करने से पर नागरिकों को क्या क्या जानकारी मिलेगी, अगर आप अपनी व्हीकल से उतर कर उस QR कोड को स्कैन करोगे तो आपको पता लगेगा निर्माता कंपनी का नाम, निर्माण की तारीख, इस्तेमाल की गई सामग्री का विवरण और वारंटी संबंधी अधिसारी जानकारियाँ उसमें मिलेंगी। इसके अलावा QR कोड मदद में आम लोग सीधे शिकायत दर्ज भी कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही और ज़्यादा बढ़ेगी। अगला, और इसमें साथ साथ में अभी हाल में ही जो भारत में पहली बार हुए हैं, तो राजस्थान सरकार ने ये बोला है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको अखबार पढ़ना अनिवार्य करेंगे। भारत सरकार ने अक्टूबर 2027 से इलेक्ट्रिक वाहनों में जो साउंड अलर्ट अनिवार्य कर दिया जाएगा ताकि सड़क सुरक्षा बढ़ाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशली सर्विस में प्रवेश करने के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य की है। पंजाब में सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ना अनिवार्य है। तेलंगाना में स्कूलों में तेलुगु भाषा का अनिवार्य बताया गया है। बिहार में कोई भी मंदिर, मठों और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक में सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण है। जापान 2025 के बाद बनाए जाने वाले जितने भी नए घरों में सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें हरियाणा में 2025 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना दर्ज किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है 923 किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि लिंग अनुपात होता क्या है, मतलब व्हाट इज सेक्स रेशियो एट अ बर्थ। तो जो प्रति 1000 पुरुषों जन्मों पर महिला जन्मों की संख्या को बोलते हैं। तो हरियाणा में 2025 में अगर हम बात करें सेक्स रेशो ऑफ अ बर्थ तो वो 923 दर्ज की गई है, जबकि 2024 में वो 910 की गई थी। मतलब जो सेक्स रेशो है वो बढ़ रही है, 13 अंक अधिक है। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा उस स्तर पर है। अधिकारियों का मानना ये है कि सुधार जो प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और अवैध गर्भपात के खिलाफ कठोर कार्रवाई के कारण यह संभव हुआ है। मतलब कुछ डॉक्टर्स वगैरह जो पता लग जाए कि कन्या है पेट के अंदर तो उसका प्रसव करवा देते हैं। उनके ऊपर उनके खिलाफ जब कठोर कार्रवाई की गई तो ये जो रिज़ल्ट हमारे पास अभी आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर हम बात करें जिले वाइज तो पंचकुला सबसे ऊपर है, उनके पास 971 है, सबसे ऊपर के स्थान पर है। उसके बाद फतेहाबाद और पानीपत में 950 का आंकड़ा पार किया है। अगर बात करें हम गुरुग्राम की तो 901 है। सोनीपत में गिरावट दिखाई दे रही है।
894 है। और भारत का अगर हम बात करें कुल लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के हिसाब से तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के बाद। और अगर हम बात करें राज्य सबसे बेस्ट कौन सा रहा है तो 2011 की जनगणना के अनुसार से जो केरल है वो सबसे अच्छा उसने रिजल्ट दिया है। 1000 पुरुषों के पीछे 1084 महिलाएं थी। उसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा का एक जो स्थापना है 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल आशीष कुमार घोष है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। विधानसभा सीटें 90 है। तो जो नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कैलिसर जो नेशनल पार्क है। अगर हम बात करें प्रमुख जो लोक नृत्य की घूमर, गिद्धा, हरियाणवी गिद्धा, झूमर और रतवाई जो हैं इनके फेमस लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत ने मिशन मौसम के तहत किस नई तकनीक में स्वचालित मौसम स्टेशन का विकास किया है। तो राइट आंसर है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उन्होंने विकास किया है। तो हुआ क्या है, भारत ने मिशन मौसम के तहत 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन विकसित किया है। उन्होंने दिल्ली में फरवरी 2026 में स्थापित किया जाएगा और इसमें हम मौसम की निगरानी और मजबूत और सटीक बनाया गया है। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे का नेतृत्व से ये विकसित किया गया है। फ़ायदा क्या है इसका, इसमें मौसम के डाटा रिकॉर्ड और ट्रांसमिट करते हैं, जैसे तापमान, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और हवा की स्पीड और डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।